गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपके जो वितान का जो थर्ड चैप्टर है वो है अतीत में दबे पाँव। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि जो भारतीय संस्कृति है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं, उस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है। ओम थान विस के राइटर हैं और उनके माध्यम से बताया गया है किस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से अनवरत चली आ रही है, वो उसी का परिचय है। ठीक है। लेखक परिचय। ओम थानवी का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया है। इतवारी पत्रिका के संपादन में साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर द साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन की। इनके बारे में विस्तार से लिखा। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार शामिल है। 1999 ईस्वी में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व संभाला। संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य है। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि ओम जो थानवी है वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से उन्होंने एक पत्रकार के रूप में और साथ में हम कह सकते हैं कि एक विशेष व्यक्ति के रूप में यहाँ कार्य किया है। अब आपको जो चैप्टर दिया है अतीत में दबे पाँव, इस पार्ट के बारे में जैसा कि लेखक जानता है कि भारतीय जो सभ्यता रही है उस भारतीय सभ्यता का जन्म और स्वीकार के रूप में मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी का कह सकते हो किसी के मार्ग पर या उसी के कह सकते हो कि पास में सभ्यता का विकास हुआ। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि उसके जो महानगर है उसकी जो व्यावसायिक कला है यहाँ पे, क्योंकि उस जमाने में जो व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। भारत के साथ साथ हिंदू सिंधु मतलब जिसे हम कहते हैं वो सिंधु सभ्यता से कई देशों तक विदेशों तक भी यहाँ पर व्यापार किया गया है, उसके प्रमाण हमें मिले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इस सभ्यता के सबसे बड़े जो दो नगर हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जिसे हम मानते हैं। इन दोनों महानगरों की विशेषता ये है कि जो वर्तमान की सुख सुविधाएं आज हम देखते हैं, ये सारी सुख सुविधाएं उस जमाने में देखने को मिलती है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया कि सड़कें पक्की होना, साथ में हम कह सकते हैं कि नालियाँ होना, पानी की निकासी के लिए साथ में कुंड होना, सार्वजनिक शौचालय होना, अन्य ऐसे कई प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो वर्तमान सभ्यता में मिलते हैं। दूसरी बात कि इस प्रकार का माना जाता है कि जिस प्रकार वर्तमान में यदि कोई नगर नियोजन होता है, प्लान किया जाता है, कोई भी नगर को प्लान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का नगर नियोजन इस सभ्यता में देखा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और साथ में कह सकते हो कि उसके जो नगर हैं वो इसी प्रकार के हैं। इस पाठ के माध्यम से बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसी विशेषता मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो अतीत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जब यहाँ खुदाई की गई तो उस खुदाई के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे सामग्री हमें जो प्राप्त हुई है जिनके आधार पर आकलन किया जाता है कि ये किस प्रकार की सभ्यता रही होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहा जाता है कि ये राज पोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। अब इसको बात को समझिए। राज पोषित का तात्पर्य जहाँ पे राजतंत्र होता है, यहाँ पे कोई राजा नहीं था और इसी कारण कह सकते हैं कि यहाँ पे राजतंत्र का अभाव था, क्योंकि राजतंत्र में होता है कि राज्य सर्वाधिकारी होता है, वो अपने नियम और अपने कायदे के अनुसार पूरी राज्य व्यवस्था चलाता है। धर्म पोषित होता है जहाँ पर हो सकता है किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक गुरु होता है, वही उसका उच्च अधिकारी बन जाता है और वो लोगों को मार्गदर्शन देता है, अपने अनुसार कार्य करवाता है। यहाँ की सभ्यता के बारे में माना जाता है कि यहाँ के व्यक्ति ऐसे नहीं थे, बल्कि यहाँ के व्यक्ति समाज पोषित थे। आपस में सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात स्वयं का अनुशासन यहाँ पे था। हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने कार्य को करता और समाज के लोगों के द्वारा उसका सम्मान होता। तो ये जरूर है कि यहाँ पे दो प्रकार के वर्ग थे, एक था उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के जो मकान थे वो पक्के बने हुए थे, पक्की ईंटों के और पत्थरों के बनते थे, साथ में उनमें लकड़ियों के अन्य कह सकते हो कि सामग्री का इस्तेमाल होता था। कच्चे मकान होते थे गरीबों के, जो कि इतने वर्षों के पूर्व, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान करीब 3,500 से 5,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इतने वर्षों पूर्व की जो घटना है वो वर्तमान में हमारे सामने साक्ष्य के रूप में उपस्थित नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कुछ अंश हमें जरूर मिलते हैं,
तो यहाँ पे जैसे कि जो कच्चे मकान है वो तो हो सकता है कि इतिहास के गर्त में डूब चुके हैं, या कह सकते हो कि वो टूट फूट कर नष्ट हो चुके हैं, उनका अवशेष नहीं मिले, लेकिन जो पक्की रचना है वो वहाँ देखने को मिलती है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर यहाँ मिलता है कि यहाँ पे विशाल जलकुंड मिला है, अर्थात जैसे कि हम जिसे कहते हैं कि बाथरूम, बड़ा कह सकते हो नहाने के लिए तालाब है जिसकी चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इस जलकुंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होने के साथ साथ चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता के चारों ओर जो छोटे छोटे कमरे हैं वो हो सकता है कि महिलाओं के लिए कह सकते हो कपड़े बदलने, या हो सकता है कि उससे नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए स्नानागार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हो। दूसरी चीज, इस विशाल स्नानागार में कह सकते हो कि पानी की व्यवस्था के लिए सिंधु नदी से व्यवस्था की गई। किस प्रकार से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लान है। आपको जानते हो कि आज की व्यवस्था तो हो सकता है कि सुख सुविधाओं से भरपूर है, लेकिन पहले ऐसा न होने के बावजूद भी था कि यहाँ पर इस कुंड को भरा जाता और यहाँ पे सार्वजनिक रूप में सभी व्यक्ति स्नान करते हैं। दूसरा, जब हफ्ते में या हो सकता है कहीं कुछ दिनों के अंदर इसके पानी में बदलाव भी किया जाता और उसके लिए नालियों की व्यवस्था की गई। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि पानी की निकासी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है उस जमाने की, जो आज से कई हजारों साल पहले की है। दूसरी बात, नालियां पक्की होती थी, साथ में उनको ढका जाता था, ईंटों को पकाया जाता, धूप सुखाया जाता और साथ में उनको आग में तपाया जाता, उसके बाद उनको ढक दिया, उनके माध्यम से नालियां बनती है, नालियों को ढका रह जाता। तो एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान में हम खुद मानते हैं कि नालियां ढकी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट